हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि कैसे हिटलर पावर में आया और कैसे हिटलर की हार हुई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नाजिज्म था क्या और हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी। और फिर से हम लोग वापस चलेंगे हेलमुथ की स्टोरी पर कि उसके पिता ने सुसाइड क्यों किया और जो भी नाजी लोग थे वो इतना डर क्यों रहे थे, और जो उन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की थी वो क्राइम्स क्या थे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो नाजी ने जितने भी क्राइम किए वो सारे उनके एक कुछ बिलीफ थे, उनके कुछ फेथ थे, उनकी कुछ मान्यताएं थी, उससे लिंक थे। तो जो नाजी की जितनी भी आइडियोलॉजी थी वो हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू था उससे कहीं ना कहीं मिलता था। उसके अकॉर्डिंग ये मानना था कि लोगों के बीच कोई क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। उनके अकॉर्डिंग लोग इक्वल नहीं है, यहाँ पर एक हायरार्की चलती है। वे लोगों को कुछ रैंक के अकॉर्डिंग डिवाइड करते थे जो कि फिजिकल फीचर्स पर बेस्ड होते थे। उनके अकॉर्डिंग जर्मन आर्यंस जो थे वो सबसे टॉप पोजीशन पर आते थे और ज्यूस जो थे वो सबसे लोएस्ट रैंक पे आते थे। जर्मन आर्यंस की पहचान थी ब्लॉन्ड, ब्लू आइज, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे ये लोग, जिन्हें वो टॉप पोजीशन पर रखते थे। और कुछ और भी रेस के लोग थे जिन्हें जर्मन आर्यंस और ज्यूस के बीच में उनके फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग रैंक दिया जाता था। यहाँ नहीं, यहाँ बात यहीं तक नहीं रहती थी। जो ज्यूस थे जो सबसे लोएस्ट रैंक में थे उन्हें वो एंटी रेस मानते थे और वो मानते थे कि ये लोग जो आर्यंस है जो सबसे टॉप पर है उनके ये एनिमी हैं। तो सोसाइटी को लेकर के जो नाजी और नाजिस लोगों की और हिटलर की जो ये थिंकिंग थी वो आई कहाँ से थी। तो हिटलर की जो ये रेसिज्म की जो थिंकिंग थी वो उसने बोरो किया था थिंकर्स चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर से। डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने नेचर के क्रिएशन को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी आइडिया में आगे चल के ऐड किया कि जो सबसे फिट होता है वही सर्वाइव करेगा। तो ये टोटल आइडिया ये था कि जो स्पीसीज खुद को इस बदलती हुई क्लाइमेट कंडीशन में खुद को अडॉप्ट कर लेंगे वही यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जानकारी की बात ये है कि उन्होंने कभी भी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जिक्र नहीं किया था। उनका मानना था कि ये टोटल नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है कुछ लोग इसमें हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन में अडॉप्ट कर जाते हैं, वे इसमें सरवाइव कर जाते हैं। तो वही उसी रेस के लोग और उसी नस्ल के लोग आगे बढ़ते हैं और जो लोग इसमें सरवाइव नहीं कर पाते वो पेरिश हो जाते हैं। तो उनका ये मानना था कि ये पूरी तरह नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन और कुछ जो लोग थे वे अपनी बात मनवाने के लिए इन थिंकरों की जो आइडियोलॉजी था उसे उन्होंने यूज किया ताकि वो जितने भी लोगों को उन्होंने जीता है उस पर वो रूल कर पाए। नाजी का एक सिंपल आर्ग्यूमेंट था कि जो सबसे स्ट्रांग रहेगा वही यहाँ पे सरवाइव करेगा और जो सबसे वीक रहेगा वो पेरिस कर जाएगा। और नाजी के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रांग और सबसे प्योर कौन था? ऑफ कोर्स जर्मन आर्यंस। उन्हें लगता था कि जर्मन आर्यन ही सबसे प्योर है और सबसे फाइन लोग हैं। उन्हें अपनी प्योरिटी मेंटेन रखनी चाहिए, उन्हें और स्ट्रांग बनना चाहिए ताकि वे पूरी दुनिया में डोमिनेट कर पाएँ। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ जर्मन आर्यंस ही हैं जो डिज़र्व करते हैं इस दुनिया में रहना। हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उसकी एक और एस्पेक्ट ये था, वो था लिविंग स्पेस का। उसका मानना था कि जो उसकी मदर कंट्री है उसकी एरिया जो है और इन्हांस हो और वो एरिया और वाइड और ज़्यादा बड़ी हो। ये वो करता था थ्रू एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज। वो नई नई टेरिटरीज को जीतता था और उसे मदर कंट्री में ऐड करता था जिससे कि जो मदर कंट्री है वो और ज़्यादा इन्हांस हो उसकी एरिया। इससे ये होता था कि वो दूसरी जगह पर जर्मन को सेटल कर पाता था और जर्मनी की जो भी रिसोर्सेज थी और जर्मन की पावर थी वो भी इन्हांस होती थी।
तो यहाँ तक बात थी नाजी और हिटलर की आइडियोलॉजी की, कि जो भी वो क्राइम करता था उसके पीछे उसकी थिंकिंग क्या थी और वो थिंकिंग कहाँ से लिंक थी। तो आगे हम जानेंगे कि जब हिटलर पावर में आया तो अपनी इस थिंकिंग के बेस पर वो कैसे जर्मनी में नए नए बदलाव लाए और कैसे बहुत सारे लोगों को इसकी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हिटलर पावर में आया तो उसकी जो ड्रीम थी कि वो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करे जहाँ सिर्फ जर्मन आर्यंस के प्योर लोग रहें और जिन्हें भी वो अनडिजायरेबल और नॉट फिट फॉर लिविंग मानता था, उन्हें वो हटाना चाहता था। वैसे सोसाइटी की वो निर्माण करे, वैसे सोसाइटी वो बनाए। उसके अकॉर्डिंग था कि सिर्फ प्योर और हेल्दी जर्मन नॉर्डिक आर्यंस ही हैं जो कि रहने के लायक हैं, उन्हें ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, उन्हें ही आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। बाकी के लोग जिसे वो अनडिजायरेबल और अनफिट मानते थे उन्हें वो मार देता था। इसके लिए वो एक प्रोग्राम भी चला आया था जिसमें बहुत सारे नाजी और हेलमुट के फादर जो भी एक नाजी थे उन्होंने भी इस प्रोग्राम में पार्ट लिया था, और बहुत सारे जर्मन थे और बहुत सारे दूसरे रेस के लोग थे जिन्हें वो अनडिजायरेबल अनफिट मानता था, उन्हें इस प्रोग्राम के तहत मार देता था। और उन्होंने सिर्फ दूसरे रेस के लोगों को ही नहीं मारा बल्कि बहुत सारे ऐसे जर्मन भी थे जिसे वो मेंटली और फिजिकली अनफिट मानता था, उन्हें वो मार देता था। क्योंकि उसका मानना था कि जो जर्मन आर्यंस है, जो नॉर्डिक आर्यंस है, उनकी जो नस्ल की प्योरिटी है उसे बनाए रखने के लिए इन लोगों की सोसाइटी से हटना ही ज़रूरी है। नहीं तो ये इनकी जो रेस है, जो उनकी जो नस्ल है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की, उनकी नस्ल में ये खतरा पैदा कर सकते हैं और उनकी नस्ल को ये बिगाड़ सकते हैं, इसलिए वे इन लोगों को हटा देते थे। तो इन सब सारी चीज़ों में जो प्रोग्राम चलाया गया था जिसके तहत बहुत सारे लोगों को मारा गया था, इसमें सिर्फ ज्यूस लोग ही नहीं थे जिन्हें अनडिजायरेबल कह के मतलब उन्हें हटाया गया, लाखों ज्यूस को मारा गया। इसमें जिप्सी भी थे और बहुत सारे ब्लैक लोग थे जो कि नाजी में रहते थे, उन्हें भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, उन्हें इन्फीरियर माना जाता था। यहाँ तक कि रशियन और पोलैंड के लोग थे, उन्हें भी सब ह्यूमन वे मानते थे कि ये लोग अनडिजर्विंग है रहने के। और उसने जर्मनी के जितने भी पार्ट और रशिया के जितने पार्ट कैप्चर किए थे, उसमें जितने भी सिविलियन वहाँ के लोगों को कैप्चर किया था, उनसे स्लैब की वर्क करवाया था, लेबर करवाया, और जिससे वहाँ के लोग जो है भूख से और बहुत हार्डवर्क से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये जो आइडियोलॉजी थी हिटलर और नाजी की, उसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले लोग थे वे ज्यूस थे। तो चलिए हम जानते हैं कि ज्यूस लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने नाजी जर्मनी में सर्वाइव किया। तो उन्हें स्टीरियोटाइप किया जाता था कि उन्होंने क्रिस्ट जो थे, उनके जो यीशु थे, उन्हें मारा है, और उन्हें मिडिएवल टाइम तक आने तक उन्हें अधिकार नहीं था कि वो लैंड खरीदे। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड और मनी लैंडिंग के थ्रू ही सर्वाइव कर पाते थे। उन्हें एक मार्क एरिया में ही रहने का अधिकार था जिसे घीटो कहा जाता था, और समय समय पर एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस के थ्रू उन्हें मार दिया जाता था, उन्हें लैंड से बहिष्कृत कर दिया जाता था। जो हिटलर की जो हेट्रेड थी ज्यूस की, और वो उसकी जो झूठी थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी रेस पे आधारित थी, जिसमें हिटलर मानता था कि उनका सिर्फ कन्वर्सन ही सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ज्यूस जेविस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है उनका टोटल एलिमिनेशन। तो 1933 से 1938 तक नाजीस ने ज्यूस लोगों को डराया, उन्हें अलग रखा, उन्हें देश से बाहर निकाला, इन सब देश से बाहर निकालने तक मजबूर किया। लेकिन जो नेक्स्ट पेज थी 1939 टू 1945 तक, इस फेज में उन्हें पूरी तरह से गैस चेंबर जो कि पोलैंड में सेटअप था, उसमें उन्हें पूरी तरह से मार दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाले इस नाजी जर्मनी में लोग थे वो थे जेविश पीपल, जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिटलर ने वर्ल्ड वार के शैडो में बहुत सारे जियोनोसाइड किए, बहुत सारे लोगों को मारा। उसने पोलैंड को ऑक्युपाई किया, उसे डिवाइड किया, और पोल्स जो लोग थे उन्हें मजबूर किया कि वे अपनी जगह को छोड़ दे, और जितने भी इथनिक जर्मन्स थे उन्हें जर्मनी से लाया गया, और उन जगहों पर जहाँ से पोलैंड के लोगों को भगाया गया था
जर्मन के लोगों को वहाँ पर बसाया गया। जितने भी पॉलिश चिल्ड्रन थे जो कि थोड़े जर्मन आर्यंस जैसे दिखते थे, उन्हें उनके माता पिता से ज़बरदस्ती छीन करके लाया जाता था और उन्हें एक रेस एक्सपर्ट उसने रखा था जो कि वो जर्मन आर्यंस के रेस के लायक हैं या नहीं वो एग्जामिन करते थे। अगर वो टेस्ट पास कर जाते थे वो बच्चे, तो उन्हें जर्मन फैमिली में भेजा जाता था और वो जर्मन फैमिली में ही पलते बढ़ते थे। और वैसे बच्चे जो कि ये टेस्ट फेल कर जाते थे उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता था, जहाँ पर अधिकतर ये बच्चे मर ही जाते थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है, मैं दिखाना चाहूँगी कि कैसे जब गैस चैम्बर में लोगों को ले जाया जाता था, कितने ज्यूइश पीपल को मारा गया है, उनके जो शूज़ है वो पहले उतारा जाता था, उसकी फुटेज है कि कितने सारे शूज़ है। इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे ज्यूइश पीपल लोगों को मारा गया जो कि इनोसेंट थे, पूरी तरह से इनोसेंट थे। बस उन्हें उनकी एक रॉन्ग थिंकिंग, कुछ लोगों की रॉन्ग थिंकिंग और के कारण कि वो रेस में इन्फीरियर है, इस रॉन्ग थिंकिंग कारण ये इनोसेंट पीपल को बिना मतलब की मौत के घाट उतारा जाता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे। जल्दी आ जाओ, खटखट करे पलबा। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि जर्मनी में यूथ और बच्चों की क्या स्थिति थी। जर्मन में नाजी ने स्कूल में और वहाँ के यूथ के लिए क्या किया और कैसे बदलाव लाए। तो हिटलर जो था बहुत सारे यूथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उसका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी आइडियोलॉजिकल सोसाइटी बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों का माइंड वॉश करना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले उसने स्कूल को प्यूरीफाई किया। प्यूरीफाई का मतलब है कि वहाँ के जितने भी टीचर्स थे जिस पर वो पॉलिटिकली बिलीव नहीं कर सकता था, उसे डिसमिस कर दिया गया। बच्चों को सेग्रीगेट किया गया। जर्मन्स और ज्यूइश साथ में नहीं खेल सकते थे, साथ में पढ़ नहीं सकते, साथ में बैठ नहीं सकते थे। और जितने भी अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन थे जैसे कि ज्यूइश और फिजिकली हैंडीकैप जिप्सीज थे, जर्मन्स थे जो कि फिजिकली हैंडीकैप और मेंटली अनस्टेबल थे, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और एट लास्ट 1940 में उन्हें गैस चैम्बर में मारने के लिए भेज दिया गया। स्कूल के जितने भी बुक्स थे उसे फिर से लिखा गया और उसमें नाजी आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। नाजी की जो साइंटिफिक थ्योरीज थी जिसे नाजी मानते थे और हिटलर मानता था, उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया और उन्हें बताया गया कि ज्यूइश के बारे में जो भी उसके स्टीरियोटाइप थे उसे और भी ज़्यादा पॉपुलर किया गया। इवन मैथ्स क्लास के थ्रू भी उसे पॉपुलराइज किया गया कि ज्यूइश अनडिजायरेबल है, उन्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। और चिल्ड्रेन को जो कि जर्मन्स और जिन्हें वो प्योर मानता था उन्हें सिखाया कि वो लॉयल रहे, सबमिसिव हो, वो ज्यूइश से नफरत करें, हिटलर की वर्शिप करें। और जितने भी स्पोर्ट्स थे वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे कि बच्चों में एक स्ट्रॉन्ग आयरन हार्ट बनाए और उन्हें एग्रेसिव बनाए, वो उनमें वायलेंस की स्पिरिट लाए। ऐसे टाइप ऑफ स्पोर्ट्स भी बच्चों में इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो ये थी वहाँ की स्कूल की कंडीशन। अब हम जानेंगे कि वहाँ के जो यूथ थे उन्हें किन प्रोसेस से आगे बढ़ना पड़ता था और उनकी क्या प्रोसेस थी नाजी में। तो 10 साल के जितने भी बच्चे होते थे उन्हें जंक वोल्ट इंटर करना पड़ता था और उसके बाद जब वो 14 साल के होते थे तो उन्हें नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता था, जहाँ पर वो सीखते थे कि कैसे वो वॉर को वर्शिप करे, एग्रेशन वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जाता था, डेमोक्रेसी के बारे में बुराई की जाती थी कि अच्छी नहीं है, ज्यूइश से नफरत करना सिखाया जाता था और जितने भी जिप्सीज और अनडिजायरेबल कैटेगरी के कम्युनिटी थे उन्हें उनसे नफरत करना सिखाया जाता था। कुछ समय के रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद आइडियोलॉजिकली जब वो ट्रेंड हो जाते थे तो उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करना पड़ता था जो कि 18 साल की उम्र तक वे करते थे। इसके बाद उन्हें आर्म फोर्सेस में सर्व करना पड़ता था और वो फिर नाजी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर जाते थे। अब हम जानेंगे कि नाजी सोसाइटी में जब हिटलर पावर में आया तो वहाँ पर वुमेन की क्या कंडीशन थी। तो उनका मानना था कि वुमेन जो है वो
मेन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जितने भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो स्ट्रगल कर रही है वुमेन, मेन के इक्वल राइट, मेन के बराबर राइट के लिए, वो सारे गलत है और ये सोसाइटी को बर्बाद कर देगा। जहाँ एक तरफ वहाँ के बॉयज़ थे, उन्हें एक मस्क्यूलिन, एग्रेसिव और आयरन हार्टेड बनाया जाता था, ट्रेन किया जाता था। वहीं दूसरी ओर वहाँ की लड़कियों को ये कहा जाता था कि उन्हें एक अच्छी माँ बननी चाहिए, उन्हें सिर्फ प्योर ब्लड के आर्यन के बच्चे को ही पालना चाहिए, उन्हें अपनी प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए, उन्हें ज्यूस से दूरी बना के रखनी चाहिए, उन्हें घर की देखभाल करनी चाहिए, अपने बच्चों को नाजी वैल्यू जो वहाँ की आइडियोलॉजी थी वो सिखानी चाहिए। यही बस ड्यूटी थी अकॉर्डिंग टू नाजी वुमेन की। हिटलर ने 1933 में अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि उसकी जो स्टेट की सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन है वो है वहाँ की मदर। लेकिन जर्मनी में सारी माएँ सेम नहीं थी, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जो औरतें रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन को जन्म देती थी उन्हें पनिश किया जाता था, और जबकि जो डिजायरेबल चिल्ड्रेन, जैसा कि नाजी आइडियोलॉजी चाहती थी, वैसे चिल्ड्रेन अगर वो जन्म देती थी तो उन्हें अवार्ड दिया जाता था, उन्हें हॉस्पिटल, रेलवेज, थिएटर, सारी चीज़ों में कुछ छूट दी जाती थी, अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती थी, और वुमेन को इनकरेज किया जाता था कि वो बहुत सारे बच्चे जन्म दे। इसके लिए उन्हें मेडल्स भी अवार्ड किए जाते थे कि अगर उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया तो उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था, अगर उन्होंने 6 बच्चे को जन्म दिया तो उन्हें सिल्वर, अगर उन्होंने 8 बच्चे को जन्म दिया तो उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाता था। तो ये थी वहाँ की वुमेन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट। और जो भी वुमेन इस प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट को मतलब कि डेविएट करती थी तो उन्हें बुरी तरह से पनिश किया जाता था। उसके लिए उन्हें जो भी वुमेन ज्यूइश या पोल्स या रशियन से कांटेक्ट रखती थी, उन्हें पूरे उनके जो बाल हैं उनके वो पूरी तरह सेव करके, फेस को काला करके पूरे रास्ते, पूरे टाउन में उन्हें घुमाया जाता था एक प्ले कार्ड गले में लटका करके। और बहुत सारे औरतें थी जिन्हें जेल सेंटेंस भी दे दिया जाता था। वो अपनी सिविल राइट, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, सब कुछ उन्हें खोना पड़ता था जस्ट बिकॉज कि उनका एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग कि रेशियली डिजायरेबल लोगों को ही जिंदा रहना चाहिए। सिर्फ एक रेशियल थिंकिंग के कारण इतने लोगों को सफ़र करना पड़ रहा था जर्मनी में। अब हम जानेंगे नाजी प्रोपेगेंडा के बारे में, जिसका यूज़ करके नाजी पावर में आया। तो जो नाजी रिजाइम था वो लैंग्वेजेस और मीडिया का यूज़ जो है बहुत केयर के साथ करता था। वो बहुत सारे वर्ड्स थे जिसका मतलब कुछ और होता था, जो लेकिन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन वो करते थे और जो भी वहाँ पब्लिश होते थे ऑफिशियली, वो सारे वर्ड डायरेक्टली यूज़ नहीं होते थे, उसकी जगह कुछ दूसरे वर्ड्स यूज होते थे। जैसे कि जब वहाँ मास किलिंग होता था उसके लिए वे वर्ड यूज करते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन। अगर इवैक्यूएशन अगर वहाँ पे बोल रहे हैं लोग, इसका मतलब होता था कि वहाँ के लोगों को गैस चेम्बर में डिपोर्ट किया जा रहा हो। और यहाँ तक कि जो गैस चेम्बर था उसे गैस चेम्बर या मारने वाली जगह ऐसे टाइप कुछ नाम नहीं था, बल्कि उसका नाम था डिसइंफेक्शन एरिया, और जो कि पूरी तरह एक बाथरूम के जैसा दिखता था। और एक फेक शावर हेड भी वहाँ पे होता था कि पूरी तरह बाथरूम जैसा दिखे, लेकिन वो बाथरूम नहीं होता था। इसके अलावा नाजी ने मीडिया का यूज़ बहुत सारे अपने जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी उसे स्प्रेड करने के लिए भी यूज़ किया, जिससे जो वो नफ़रत करते थे वो नफ़रत और लोगों में हेट्रेड फैलाने के लिए भी उन्होंने मीडिया का यूज़ किया। बहुत सारे इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन का वो यूज़ करते थे अपनी रिजाइम को डिस्क्राइब करने और ग्लोरीफाई करने के लिए, जबकि जो ज्यूइश थे उन्हें और भी नीचा दिखाने के लिए और ताकि लोगों में उनके लिए नफ़रत फैलाया जाए, ऐसा करने के लिए वे वैसे टाइप के मूवीज़ और स्लोगन और पोस्टर लगाते थे। उनकी सबसे बहुत ही बेकार फिल्म थी, वो थी इटर्नल ज्यूइश, जो कि लोगों में हेट्रेड फैलाने के लिए ये बनाई गई थी ज्यूइश के खिलाफ।
उन्होंने दिखाया कि जूस लोग कैसे रहते हैं, उन्हें रैट और पेस्ट से मतलब कि कंपेयर किया गया, जबकि जूस लोग ऐसे अलग नहीं दिखते थे जर्मन से। वे फिजिकल फीचर्स अपीयरेंस में ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे उस कम्युनिटी के। जो नाजी था वो लोगों की माइंड पे वर्क करता था, वे लोगों की इमोशन को टैप करता था, और जिससे कि जो जिनके खिलाफ भी उन्हें हेट्रेट उत्पन्न करना हो उनके मन में, उसके अगेंस्ट वो काम करता था। नाजी जो आइडियोलॉजी थी वो लोगों की इमोशन पे वर्क करते थे, वे उनकी इमोशन को कैप्चर करते थे, उनकी इमोशन को हैंडल करते थे, और उनके जितने भी एंगर होते थे वो अनडिजायरेबल लोग, अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी जो अनडिजायरेबल थे उनके खिलाफ वो आइडियोलॉजी टर्न कर दी जाती थी। तो उन्होंने इस पूरी तरह से एक मीडिया और प्रोपेगेंडा का सहारा लिया अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, और हेट्रेड जिन्हें भी वो अनडिजायरेबल समझते थे अपनी आइडियोलॉजी को लोगों में पॉपुलर करने के लिए, इस प्रोपेगेंडा और मीडिया का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो यहाँ तक बात रही कि नाजी प्रोपोगेंडा क्या था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, वो कैसे इसे ग्लोरीफाई करती थी। अब हम जानेंगे कि वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल की थिंकिंग क्या थी। अगर इस तरह की प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, इस तरह की आइडियोलॉजी को पॉपुलर किया जा रहा है, तो वहाँ के ऑर्डिनरी जर्मन्स थे वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं। बहुत सारे जर्मन्स थे जो कि नाजी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, नाजी की लैंग्वेज ही बोलते थे, उन्हीं की तरह रिएक्ट करते थे, और वो जब भी कोई भी ज्यूइश जैसा दिखने वाले लोग उन्हें मिलते थे तो उनके खिलाफ उनके अंदर हेट्रेड और नफरत आ जाता था। वे बहुत सारे ज्यूइश के घरों को मार्क करते थे और उन्हें मारते थे। बहुत सारे सस्पिशियस अगर उनके नेबर हों तो उनका रिपोर्ट कर देते थे, और वे मानते थे कि सिर्फ नाजिज़म ही है जो उन्हें खुशहाली ला सकता है, उनकी वेलबींग को और इम्प्रूव कर सकता है, उनकी जो भी भलाई है वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर और नाजिज़म ही करेगा। तो एक कुछ लोगों का मानना ये था, और जबकि कुछ ऐसे जर्मन भी थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज रेसिस्टेंट दिया नाजिज़म के खिलाफ। उन्हें पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी, उन्हें मरना भी पड़ा, लेकिन जो लार्ज मेजोरिटी के लोग थे वो सिर्फ पैसिवली सिर्फ देख रहे थे, क्योंकि वो एक्ट करने और इसको रिसिस्ट करने में या प्रोटेस्ट करने में काफ़ी डरे हुए थे। वहाँ पे एक प्रोटेस्ट का एब्सेंस था, लोगों में साइलेंस थी। जर्मनी में जो भी ये सारी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम हो रही थी, ये सारी एम्पायर में, वहाँ इसके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था उतना, लोग डर रहे थे इसके आगे आने के लिए। तो यहाँ पर दो तरह के लोग थे, कुछ बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग थे जो इन सभी क्राइम्स के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नाजी और नाजी आइडियोलॉजी के साथ थे, और एक तबके के ऐसे लोग थे जो कि ये सारे चीज़ों के विक्टिम थे, वे ये सारी चीज़ें सह रहे थे। तो जो विक्टिम थे, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने सफ़र किया वो थे ज्यूस। वे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को नाजी स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग ही मानने लगे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि वे सच में बहुत नीचा हैं, और वे सपना देखने लगे कि काश उनके पास भी ब्लैक हेयर होता, वे भी उनके खड़े नाक होते, और अपने बॉडी मूवमेंट, अपने बॉडी के बारे में वे लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए। जितनी भी इमेज प्रेस में लाई जाती थी, स्टीरियोटाइप किया जाता था, वे सारी चीज़ें उन्हें बहुत डराती थी। और यहाँ तक इवन इनके ड्रीम में भी, और यहाँ तक कि जब गैस चेंबर में उन्हें ले जाया जाता था उससे पहले वो कितनी बार मरते थे कि उन्हें मारने के लिए ले जाया जा रहा है। वे अगर उस सोसाइटी में रहते भी थे तो वो डर के रहते थे। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर उन्हें सस्पिशियस तरीके से देखा जा रहा हो, इक्वल ट्रीट ना किया जा रहा हो, कोई भी चीज़ों का कोई उन्हें हक नहीं है, तो ऐसी सोसाइटी में भला लोग कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे अच्छा फील कर सकते हैं। आप जर्मनी में जो भी ये मास किलिंग और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, पीस
के अगेंस्ट जो ये क्राइम हो रही थी उसके बारे में पूरी दुनिया को खबर तब हुई जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ। तब लोगों को रियलाइज हुआ कि जर्मनी के अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, वहाँ पर मास मर्डर हो रहा था लोगों का। बहुत सारे ज्यूइश जो थे वे बस चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्हें उनके साथ क्या हुआ है इस नाजी रिजाइम में। जो नाजी किलिंग ऑपरेशन था उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा। बहुत सारे लोग जो घीटों में रहते थे उन्होंने बहुत सारे एविडेंस है उन्हें छुपा दिया ताकि दुनिया को पता चले कि उन लोगों को कितना कुछ सहना पड़ा यहाँ पर। हालांकि जो नाजी के ऑफिसर्स थे उन्होंने पेट्रोल छिड़क के बहुत सारे एविडेंस थे उन्हें मिटाने का भी प्रयास किया ऑफिसेस में, लेकिन बहुत सारे एविडेंस ऐसे अभी भी हैं बहुत सारे म्यूजियम्स में, पोएम्स में, स्टोरीज में, जो कि हमेशा हमेशा के लिए रहेगा कि वहाँ की नाजी सोसाइटी में नाजी रिजाइम के दौरान वहाँ के ज्यूइश लोगों को और वहाँ के जिप्सीज और अनडिजायरेबल जर्मन्स लोगों को कितना कुछ सहना पड़ा। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी स्टोरी चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अगर आपको मेरी ये सारी वीडियोस और एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच और आगे की वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ।